पिछली क्लास में हम लोग जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निर्धारित किया था लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर। देखिए, यदि हम जो है रिएक्टेंट हमारे जो है और प्रोडक्ट यदि सॉल्यूशन में रिएक्शन यदि सॉल्यूशन में कराई जा रही है, तब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास को उनके कंसंट्रेशन के टर्म में व्यक्त करते हैं, और उस समय जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे हम Kc से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। बट यदि जो है रिएक्शन गैसियस फेज में कराई जा रही हो, अर्थात रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो, तब हम उनके एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के रूप में नहीं रिप्रेजेंट करते, बल्कि किसके रूप में हम व्यक्त करते हैं? प्रेशर के रूप में, अभिकारक तथा उत्पाद के आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर के रूप में। और ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिलता है उसे हम Kp से डिनोट करते हैं, और जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखते हैं, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे स्मॉल a मोल्स ऑफ A स्मॉल a मोल्स ऑफ A ये रिएक्ट कर रहे हैं स्मॉल b मोल्स ऑफ B से, और क्या बना रहे हैं? हमें दे रहे हैं स्मॉल c मोल्स ऑफ C प्लस स्मॉल d मोल्स ऑफ D, और ये दोनों मिल करके फिर से A और B को बना रहे हैं। तो यदि सॉल्यूशन में रिएक्शन कराई जा रही है, फॉर द रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, फॉर द रिएक्शन इन सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन में अभिक्रिया कराई जा रही हो, तब जो एक्टिव मास है, सक्रिय द्रव्यमान है अभिकारकों तथा उत्पादों का, वह हम उनके कंसंट्रेशन के रूप में लेते हैं, सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट of the reactant and product is expressed in terms of concentration और तब जो है Kc ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर ऑफ स्मॉल c इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर ऑफ स्मॉल d अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर ऑफ स्मॉल a एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर ऑफ स्मॉल d। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं किसके टर्म में? कंसंट्रेशन के टर्म में, सांद्रता के रूप में। बट यदि रिएक्शन गैसियस फेज में हो, गैसियस स्टेट में चल रही हो, तब हम जो एक्टिव मास है, तब हम जो एक्टिव मास है इनका कंसंट्रेशन की बजाय हम कहें एक्टिव मास। यहाँ पर देखिए एक्टिव मास, ये मिस्टेक लिख दिया है,
तब जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास, एक्टिव मास जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का है, एक्टिव मास, उसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म में व्यक्त करते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और तब जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हम प्राप्त करते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और ये इक्वेशन 1 जो है Kc को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। बट यदि अभिक्रिया गैसीय स्टेट में चल रही हो, गैसीय अवस्था में हो, तब हम कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करते हैं? इसकी जगह हम यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो नेक्स्ट पेज देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, गैसीय अभिक्रिया के केस में जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह हम प्रेशर यूज करते हैं, यानी एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट is expressed in terms of partial pressure तब हम एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर के रूप में यूज करते हैं। C प्रोपोर्शनल टू P के होता है। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तब वो किस टर्म में Kp द्वारा व्यक्त किया जाता है? Kp ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और Kp ये इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर स्मॉल c इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर स्मॉल d अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर स्मॉल a और पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर स्मॉल b। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है। यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन की जगह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या यूज किया है? पार्शियल प्रेशर। यदि हमें पार्शियल प्रेशर न दे करके, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर न दे करके, बल्कि हमें क्या दे दिया जाए? हमें उनका जो है टोटल प्रेशर, रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर दिया गया हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो अगला, यदि रिएक्शन सिस्टम का टोटल प्रेशर हमें दिया जाए तो नेक्स्ट देखिए, यदि इफ टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन सिस्टम is P, then हम फिर कैसे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
A इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B और इंटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स रेज टू पावर डेल्टा एन। ये जो है टोटल प्रेशर अगर दिया हो गैसियस रिएक्शन सिस्टम का, तो हम इस प्रकार से Kp फाइंड करते हैं, जहाँ Na, Nb और Nc और Nb ये A, B, C और D के नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B, C एंड D, इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। N क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है ये। और डेल्टा N क्या है? ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल, जो गैसियस रिएक्टेंट हैं और गैसियस प्रोडक्ट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये जो है डेल्टा N, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस होता है। और इस प्रकार से हम टोटल प्रेशर जो है अगर हमें दिया गया हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फाइंड कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम प्राप्त करते हैं Kp। अब देखा जाए, आगे हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे Kc और Kp में रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc में रिलेशन देखिए क्या होता है। और फिर जो है नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc में संबंध देखा जाए, Kp और Kc में देखिए, अगर हम जो गैसीय अभिक्रिया हमारी है, जो गैसियस रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसें इन्वॉल्व है, सपोज कर लें कि वे आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहे हैं। यदि जो रिएक्शन सिस्टम के कंपोनेंट हैं वो आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहे हो, तो इफ द gases involved in the reaction behave like ideal gas, यदि आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहे हो तो देन देखिए, हम ये जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT के या P इक्वल टू N/V RT के, N/V कंसंट्रेशन होता है, ये CRT ये होता है। यदि हम किसी गैसियस रिएक्शन के जो कंपोनेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर की बात करें PA, तो इसी प्रकार हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT के। PB
ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ पी आर टी के, और पी सी ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी के, और पी डी ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी के। ये जो है ये सारे इक्वेशन को यदि हम इक्वेशन 1 कर दें, इनको हम एक साथ इक्वेशन 1 कर दें, ठीक है। और यदि अगला देखें, Kp इक्वल टू किसके होता है, हम ये जानते हैं कि Kp इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर गैस C का रेज टू पावर स्मॉल c, पार्शियल प्रेशर गैस D का रेज टू पावर स्मॉल d, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A रेज टू पावर स्मॉल a एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B रेज टू पावर स्मॉल b। ये होता है। इसमें फिर से लिखते हैं, जैसे Kp इक्वल टू था पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर स्मॉल c, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर स्मॉल d, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर स्मॉल a और पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर स्मॉल b। और ये इक्वेशन, ठीक है। यदि हम इक्वेशन 1 से ए बी और सी के पार्शियल प्रेशर्स को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। क्या मिलेगा ये देखते हैं। हमारे पास Kp इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C था तो कंसंट्रेशन ऑफ C और RT की पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन ऑफ D RT की पावर स्मॉल d अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, और यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A RT की पावर स्मॉल a और कंसंट्रेशन ऑफ B RT की पावर स्मॉल b। इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, एक्सपोनेंट को हर जगह अंदर करते हैं तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर स्मॉल d अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर स्मॉल a एंड B की पावर स्मॉल b एक साथ हो गया। और इधर क्या हो गया, RT की पावर C इंटू RT की पावर D ये हो गया, और अपान RT की पावर स्मॉल a इंटू RT की पावर स्मॉल b। ये सारे एक देखिए ये वैल्यू किसके बराबर होता है, Kc के बराबर होता है। तो आगे हम लिख सकते हैं Kc और यहाँ RT की पावर C प्लस D अपान यहाँ हो जाएगा RT की पावर A प्लस B की, ये हो गया। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B की, या इसको हम अगर डेल्टा n कह लें, डेल्टा n तो Kp इक्वल टू हो जाएगा Kc RT की पावर डेल्टा n। ये हो गया Kp और Kc में
रिलेशन, इसको कोई इक्वेशन शायद 3 आ रहा हो, 3 कर ले। तो के पी इक्वल टू होता है के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन के। ये के पी और के सी में रिलेशन है। अगर हम ये रिलेशन डिफरेंट अलग अलग रिएक्शंस के लिए देखें, के पी और के सी का जो रिलेशन है अलग अलग रिएक्शंस के लिए, तो क्या मिलेगा, किस फॉर्म में होगा, ये देखा जाए। के पी इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, जहाँ पे डेल्टा एन क्या है, ये गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस होता है। नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो रिलेशन है के पी इक्वल टू है के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, ये रिलेशन हमारे पास है के पी और के सी के बीच, ये रिलेशन है। अब देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, पहला H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। अगर ये सभी गैस हो, ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस हो, सभी गैसी हो, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं, 2 है, और इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है। तो डेल्टा एन गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ये 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। और ऐसे केस में के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा के पी इक्वल टू के सी और आर टी की पावर 0। किसी की पावर 0 हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो ये हो जाएगा के सी की। तो यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो तब के पी के सी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि जो है जितने गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी हों, तब उस केस में के पी किसके बराबर होता है, के सी के। ठीक है। यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स सेम बन रहे हों, तब क्या होगा, उस समय के पी के सी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। के पी के सी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और देखिए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, यदि जो है सेकेंड एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई रिएक्शन हो जिसमें ट्वाइस NO गैस ये रिएक्शन करता हो O2 गैस से, तो ये हमें क्या देता है, ट्वाइस NO2 गैस ये दे रहा है। गैसियस प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, गैसियस रिएक्टेंट देखिए 2 और 1 3 है। ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, 2 - 3 इक्वल टू -1। ठीक है।
अब के पी इक्वल टू के पी के सी में क्या रिलेशन होगा, के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, ये हो जाएगा के सी आर टी की पावर -1 और ये हो जाएगा के सी अपान आर टी की -1 है, नीचे कर देंगे तो जो घात है वो +1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि के पी इक्वल टू है के सी अपान आर टी की, के पी इज इक्वल टू के सी अपान आर टी की, अर्थात हम के सी के कितने डिवीजन करें आर टी, इसका इतने पार्ट करें तो इसका जो एक पार्ट होगा ये इसके बराबर होगा, या हम कहें कि के सी इज आर टी टाइम्स टाइम ग्रेटर देन के पी के सी से आर टी टाइम्स ज़्यादा है, अर्थात के पी इज लेस देन के सी, के पी के सी से आर टी टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, के सी के पी से आर टी टाइम्स ज़्यादा है, के सी इज आर टी टाइम्स ग्रेटर देन के सी बड़ा है के पी से इस केस में। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को पलट दें, इधर 2 मोल कर दें, इधर 3 मोल, तो ये सारे रिलेशंस बदल जाएंगे। जैसे यदि हम ऐसा कर दें, नोट करिए, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। हम यदि PCl5 ले लें और PCl5 को डिकम्पोज करा के PCl3 और Cl2 बना लें। अगला एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यदि हमारे पास PCl5 हो, ये गैस ये टूट करके किसको बना रहा है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस ये बना रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 1, तो डेल्टा n क्या हो जाएगा, डेल्टा n ये हो जाएगा 2 - 1 = 1। ठीक है, अब के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी आर टी की पावर 1। ठीक है, या हम कहें के पी डिवाइडेड बाई आर टी इक्वल टू के सी के। अब हम कह सकते हैं कि के पी जो है ये आर टी टाइम्स ग्रेटर है के सी से, हैं अब की क्या है, के पी इज आर टी टाइम्स ग्रेटर देन के सी, अर्थात के पी इज मोर देन के सी। इस केस में के पी बड़ा होगा के सी से। तो के पी और के सी में जो रिलेशन है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, इस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी और के सी। उसके बाद फिर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं अभी जो है यूनिट ऑफ के पी एंड के सी। यूनिट ऑफ के सी एंड के पी ये किस पे डिपेंड करता है, जो रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है ऑन डेल्टा एन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल का जो डिफरेंस है उस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा एन पे। के पी और के सी इक्वल टू होता है मोल अपॉन लीटर की पावर
डेल्टा एन, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और के पी इक्वल टू होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए लेते हैं कि पावर डेल्टा एन। इस तरह से के पी और के सी की यूनिट हम देखते हैं क्या होता है। तो ये के पी और के सी का यूनिट रहा। और नेक्स्ट हमें देखना है के पी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अब आज की क्लास यहाँ पे बंद करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।